हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम लोग जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। मतलब बेसिकली हम इस चैप्टर को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। जो सबसे फर्स्ट पार्ट होगा वो पार्ट होगा हमारा कॉस्ट से रिलेटेड, एंड जो हमारा सेकेंड पार्ट होगा वो होगा रेवेन्यू से रिलेटेड। सो हम लोग इस चैप्टर में दो अलग अलग चीजों को कवर करेंगे। चैप्टर को दो अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट विल बी कवरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड द सेकेंड पार्ट विल बी कवरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो हम लोग बहुत सारी अलग अलग तरह की कॉस्ट पढ़ेंगे, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मॉनिटरी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, बहुत सारी अलग अलग तरह की कॉस्ट कंसीडर करेंगे। उसके साथ जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो हम लोग टाइप्स ऑफ रेवेन्यू भी कंसीडर करेंगे, जैसे कि टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। सो हम लोगों को इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें देखनी है। कुछ बेसिक चीजें देखेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग देखेंगे इट हेल्प्स फर्म टू डिसाइड द प्राइस ऑफ इट्स कमोडिटी। सबसे पहले कोई भी फर्म, कोई भी प्रोड्यूसर अपनी कमोडिटी की प्राइस किस तरीके से डिसाइड करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सेकेंड इज इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। कोई भी प्रोड्यूसर हो, कोई भी फर्म हो, वो हमेशा किस चीज के बारे में सोचता है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो सबसे पहली चीज हम लोग याद रखेंगे कि प्रोड्यूसर यहां पे किस चीज के बारे में सोचने वाला है? मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में सोचने वाला है। नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज यूजफुल टू एक्सप्लेन द मैक्सिमम प्रॉफिट। फ्रेंड्स, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट, कि एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से कितनी एडिशनल कॉस्ट मुझे इनकर करनी पड़ती है। हम लोग आगे चैप्टर में ये चीज कंसीडर करने वाले हैं। सो मुझे देखना है कि कब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके लिए हमें मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द फर्म का बिहेवियर कैसा है, फर्म कब अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही है, कब फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है एट मिनिमम कॉस्ट, कब फर्म अपना प्रोडक्शन कम कर देगी या फिर रोक देगी। वो सारी चीज हम लोग मार्जिनल कॉस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजंस। अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना है तो सबसे पहले दो चीज के बारे में पता होना चाहिए। एक कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए और एक रेवेन्यू के बारे में पता होना चाहिए। कॉस्ट यानी बेसिकली जो भी खर्चा हो रहा है हमारी फर्म में प्रोडक्ट बनाते टाइम, उस चीज के बारे में। रेवेन्यू मतलब इनकम के बारे में कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं तो कितनी इनकम जनरेट होने वाली है। तो इन दोनों ही चीज के बेस पे हम लोग इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। सो कॉस्ट एंड रेवेन्यू को हम लोग क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ना, उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, रिसोर्सेज को किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनिटरी कॉस्ट। ऑब्वियस बात है, मॉनिटरी कॉस्ट एक्चुअल में हमने जो कॉस्ट इनकर की है किसी भी चीज के ऊपर, से फॉर एग्जांपल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, एक्चुअल में कॉस्ट इनकर हुई है, सैलरी है, वेजेस है, इंटरेस्ट है, पेमेंट हुआ है, मॉनिटरी कॉस्ट है। और मैं अगर कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करता हूं तो उसके लिए सबसे पहले क्या देखता हूं? कॉस्ट देखता हूं। सो ये बेसिक इतनी चीजें हैं जो हम लोग इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग वन बाय वन कॉस्ट कंसीडर करेंगे एक एक करके। सबसे फर्स्ट हमारी जो कॉस्ट है वो है रियल कॉस्ट। व्हाट इज रियल कॉस्ट? रियल कॉस्ट इज बेसिकली द पेन, सैक्रिफाइस, ट्रबल और साइकोलॉजिकल बर्डन, बोर्डम, स्ट्रेस, टेंशन फेस्ड बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को जो भी साइकोलॉजिकल बर्डन था, बोर्डम था प्रोडक्ट बनाते टाइम, स्ट्रेस था, बहुत सारी चीजें, पेन है, सैक्रिफाइस है, ये सभी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल कॉस्ट। मतलब हम लोग जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट बनाने के टाइम पे सिर्फ मॉनिटरी कॉस्ट कंसीडर नहीं करते, मॉनिटरी कॉस्ट के साथ साथ रियल कॉस्ट भी कंसीडर करते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग पेन, सैक्रिफाइस, बोर्डम, स्ट्रेस ऑफ द प्रोड्यूसर, वो भी है, हम लोग क्या करने वाले हैं? कंसीडर करने वाले हैं यहाँ पे। तो उस चीज को भी हमें देखना होगा। एंड एक चीज हमें याद रखनी होगी, दैट रियल कॉस्ट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड और इट कैन नॉट बी एडेड इन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरा जितना भी खर्चा हुआ, सैलरी है, रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है, जो भी एक्सपेंसेस हुए, उन सबको मेजर कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, मुझे टोटल कॉस्ट मिलेगी। लेकिन क्या रियल कॉस्ट को मेजर कर सकते हैं हम?
कोई भी प्रोड्यूसर को कितना पेन हुआ है, सैक्रिफाइस हुआ है, टेंशन, बोर्डम, साइकोलॉजिकल बर्डन, क्या इन चीज़ों को मेजर कर सकते हैं? नहीं। और अगर मैं इन चीज़ों को मेजर नहीं कर सकता मॉनेटरी टर्म्स में, तो उसको मैं टोटल कॉस्ट में ऐड भी नहीं कर सकता, और इसीलिए हम लोग रियल कॉस्ट को नॉन मॉनेटरी कॉस्ट भी कंसिडर करते हैं। सो हमें याद रखना है, रियल कॉस्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? नॉन मॉनेटरी कॉस्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल बर्डन की बात की है, एनएक्सटी, इनसिक्योरिटी, फेटिग, बोर्डम, टेंशन, ये सब क्या है? रियल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होता है, जिस चीज को मेजर करना पॉसिबल नहीं है मॉनेटरी टर्म्स में। एक और चीज हमें दी है, दैट इज प्रॉब्लम्स इन मेजरिंग दी रियल कॉस्ट। मैंने पहले ही बताया, ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं, इस चीज को मेजर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हमें यहां पर एक एग्जांपल भी दिया है, द स्मोक एमिटेड बाय द फैक्ट्रीज क्रिएट एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द पीपल एंड द एडवर्स इफेक्ट इज ऑल्सो ए कॉस्ट इन सोशल व्यू एंड इट कैन नॉट बी मेजर्ड। जैसे अगर मैं बात करता हूं स्मोक एमिट हो रहा है कोई फैक्ट्री से, अब उसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट आता है सोसाइटी के ऊपर, लेकिन क्या हम उस चीज को टोटल कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसी तरीके से रियल कॉस्ट को पेन, सैक्रिफाइस, ट्रबल, एनएक्सटी, इनडिसिसिवनेस, इन सब चीज़ों को भी कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हम लोग रियल कॉस्ट को क्या बोलते हैं? नॉन मॉनेटरी कॉस्ट भी बोलते हैं। सो उस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने जो सबसे फर्स्ट कॉस्ट पढ़ी है वो हमने क्या पढ़ा है? रियल कॉस्ट। नेक्स्ट सेकेंड इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछी गई है ये कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। रिपीट कर रहा हूं, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तीन चीजें याद रखनी है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। आज एक चीज सोच के देखो, अगर मेरे पास दो ऑप्शन है, एक एग्जाम्पल के साथ कंसिडर कर रहा हूं मैं, मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं या तो बिजनेस कर सकता हूं या तो जॉब कर सकता हूं। बिजनेस में मुझे 1 लाख की इनकम मिल रही है पर मंथ एंड जॉब में मुझे 80,000 पर मंथ मिल रहा है। मैं क्या प्रीफर करूंगा? ऑब्वियसली बिजनेस, दैट इज इनकम ऑफ 1 लाख पर मंथ। मैं जॉब को क्या कर दूंगा? फॉरगो कर दूंगा। 80,000 की इनकम जो मैं अर्न कर सकता था उसको मैंने क्या कर दिया? फॉरगो कर दिया। वो 80,000 क्या है मेरे लिए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। द अपॉर्चुनिटी विच इज फॉरगोन, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसे हम लोग ऑल्टरनेटिव कॉस्ट भी बोल सकते हैं। बहुत बार मिसकंसेप्शन होता है, स्टूडेंट्स ऐसा लिख देते हैं कि जो 1 लाख रुपए मैं कमा रहा हूं ना वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। नहीं, जो चीज को हमने फॉरगो किया है, जिस चीज को हमने जाने दिया है, वो हमारे लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर से फॉर एग्जांपल कोई पीस ऑफ लैंड है जिसके ऊपर फार्मर 3 चीजें प्रोड्यूस कर सकता है, वीट, राइस, बाजरा, तीनों में से कोई भी चीज पॉसिबल है। वीट से इनकम मिलती है 2,500 रुपीज की, राइस से इनकम मिलती है 2,000 की, और बाजरा से इनकम मिल रही है से फॉर एग्जांपल 1,500 की। हम लोग क्या ऑप्ट करेंगे? ऑब्वियस बात है वीट, जिसमें मुझे इनकम सबसे ज्यादा मिल रही है 2,500। बट जिस चीज को मैंने फॉरगो किया है, अब होने में तो मैंने राइस को भी फॉरगो कर दिया है और बाजरा को भी फॉरगो कर दिया है, बट याद रखना राइस मेरे लिए क्या है? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। राइस मेरे लिए क्या है? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2,000 रुपीज। बाजरा को मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बोल सकता, क्योंकि हमें डेफिनेशन में क्या बोला है? नेक्स्ट बेस्ट। अगर से फॉर एग्जांपल वीट से मुझे 2,500 रुपए की इनकम नहीं मिलती तो मैं क्या प्रोड्यूस करता? राइस प्रोड्यूस करता। तो नेक्स्ट बेस्ट क्या हुआ? राइस। सो 2,000 रुपीज इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, और इन ऑल्टरनेटिव यूजेस की वजह से ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हुआ है कि रिसोर्सेज को हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी एक चीज में यूटिलाइज कर सकते हैं। यहां पे हमें जो एग्जांपल दिया है, यहां पे हम लोग देख सकते हैं जो इनकम दी है वो 3.5 लाख एंड 2 लाख की दी है। ऑब्वियस बात है हम लोग क्या चूज करेंगे? दैट इज 3.5 लाख। जो इनकम फार्मर ने फॉरगो की है, जो इनकम फार्मर ने जाने दी है, वो कौन सी इनकम है? 2 लाख की इनकम है, और वो 2 लाख फार्मर के लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी चीज हम फॉरगो करेंगे वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। जिस तरीके से रियल कॉस्ट को मेजर करने में डिफिकल्टीज आती है, उसी तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मेजर करते टाइम भी प्रॉब्लम्स आती है, जिसमें सबसे फर्स्ट है फैक्टर्स विथ वन यूज ओनली। अब कोई ऐसे फैक्टर्स है, रिसोर्सेज है जिसका सिर्फ एक सिंगल यूज है, उसके अलावा मैं और कोई चीज में यूज ही नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर फैक्टर को। एक पीस ऑफ लैंड है जिसको मैं सिर्फ ग्रास के लिए ही यूज कर सकता हूं, ग्रास ग्रो करने के लिए। तो
अब प्रॉब्लम है, अब यहाँ पे ऑल्टरनेटिव चीज है ही नहीं, तो ऑल्टरनेटिव कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सवाल ही नहीं उठता। तो अगर फैक्टर्स विद सिंगल यूज है तो वहां पे हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, फैक्टर्स हैविंग स्पेसिफिक यूज। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ स्पेसिफिक यूज है कि एक वही यूज होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल देके रखा है, पर्सन्स हैविंग एक्सपर्टाइज ओवर कंप्यूटर, साइंटिस्ट हैविंग नॉलेज ऑफ एटॉमिक पावर। अब इनका तो स्पेसिफिक यूज है, कोई ऑल्टरनेटिव यूज ही नहीं है, तो क्या यहां पे मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फाइंड आउट कर पाऊंगा? नो, नॉट पॉसिबल। सो ये दो अलग अलग केसेस है जहां पे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, हमें प्रॉब्लम आने वाली है। अब तक हमने दो कॉस्ट पढ़ी है। सबसे पहले हमने जो देखी थी कॉस्ट, वो हमने देखा रियल कॉस्ट। सेकेंड जो कॉस्ट हमने कंसिडर की है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट, थर्ड वन इज मॉनिटरी कॉस्ट। मॉनिटरी कॉस्ट मीन्स एक्चुअल में हमने जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनिटरी कॉस्ट। दैट इज द कॉस्ट इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर व्हाइल प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर कमोडिटी। कमोडिटी बनाने के टाइम पे रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, कोई भी चीज पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये जो भी एक्सपेंसेस है ये क्या है? मॉनिटरी कॉस्ट है, ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट है। रियल कॉस्ट में बहुत सारे डिसएडवांटेज थे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डिसएडवांटेज थे कि इनको मेजर करना डिफिकल्ट है, बट मॉनिटरी कॉस्ट को एज सच मेजर करना डिफिकल्ट नहीं है, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? आराम से मेजर कर सकते हैं। मॉनिटरी कॉस्ट जब भी मैं कैलकुलेट करता हूं, हमेशा हमारा मेन इंटेंशन क्या होता है? दैट इज मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट हो सके उतनी कम होनी चाहिए और प्रॉफिट हो सके उतना क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। और मॉनिटरी कॉस्ट को कैलकुलेट करना एज सच क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बहुत ही सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हम एक एग्जाम्पल दिया है। इफ ए फैक्ट्री इज प्रोड्यूसिंग पेन्स incur the cost of 50,000 to produce 1,000 unit of pen, so the monetary cost to produce is 50,000। यानी यहां पे मॉनिटरी कॉस्ट दिए, बोला है कि 1,000 पेन बनाने के लिए 50,000 रुपए की कॉस्ट इनकर की थी। ये 50,000 रुपए क्या है? मॉनिटरी कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्चुअल में मैंने ये कॉस्ट इनकर की है, एक्चुअल में कॉस्ट इनकर की है, खर्चा हुआ है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मॉनिटरी कॉस्ट बोलेंगे। सो अब तक हमने तीन चीजें देखी है। फर्स्ट वॉज रियल कॉस्ट, सेकेंड वॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड थर्ड एंड द फाइनल वन विच इज मॉनिटरी कॉस्ट। नाउ फ्रेंड्स, हम दूसरी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉस्ट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म क्या होता है एंड लॉन्ग टर्म क्या होता है। जब मैं शॉर्ट टर्म की बात करता हूं, तो शॉर्ट टर्म में अगर कोई भी प्रोड्यूसर अगर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है, प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहता है पहले से, तो आज एक चीज़ सोच के देखो, हमारे पास दो अलग अलग तरह के फैक्टर्स होते हैं, दैट इज फिक्स्ड फैक्टर एंड अनदर इज वेरिएबल फैक्टर। जब मैं फिक्स्ड फैक्टर की बात करता हूं, तो ये ऐसे फैक्टर्स है जिसको शॉर्ट टाइम में चेंज करना पॉसिबल नहीं है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, क्या शॉर्ट टाइम में प्रोड्यूसर चेंज कर पाएगा? नहीं। बट अगर मैं वेरिएबल फैक्टर की बात करता हूं, जैसे से फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, तो इस चीज को मैं शॉर्ट टाइम में चेंज कर सकता हूं। तो शॉर्ट टाइम पीरियड में सबसे पहले याद रखना है कि दो फैक्टर्स है, फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। बट अगर मुझे मेरा प्रोडक्शन चेंज करना है तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर की मदद से ही मैं अपना प्रोडक्शन क्या कर सकता हूं? चेंज कर सकता हूं। सो शॉर्ट टाइम पीरियड इज अ टाइम पीरियड वेयर द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी कैन बी इंक्रीज्ड बट only with the help of variable factor. The fixed factors will remain constant. Whereas जब हम लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं, लॉन्ग पीरियड के अंदर भी अगेन दो फैक्टर्स है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, बट ये लॉन्ग टाइम पीरियड है। यहाँ पे अगर मुझे मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो मैं सब चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ, चाहे वो फिक्स्ड फैक्टर हो यानी प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ऐसी कोई भी चीज़, या फिर वेरिएबल फैक्टर हो, रॉ मटेरियल है या ऐसा कुछ भी, हम हर चीज़ में चेंज कर सकते हैं। एंड इसीलिए ऐसा कहा जाता है, अंडर लॉन्ग पीरियड द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड फैक्टर एंड द वेरिएबल फैक्टर डिसअपियर्स। मतलब एक्चुअल में जो डिफरेंस है दोनों के बीच का, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच का, वो डिफरेंस क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। सो उस चीज का हम लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। सो हमको पहले याद रखना है, शॉर्ट टाइम पीरियड में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर की मदद से प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, जबकि लॉन्ग टाइम पीरियड में अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है कमोडिटी का, तो फिक्स्ड फैक्टर हो या वेरिएबल फैक्टर हो, किसी की भी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारा प्रोडक्शन हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, बट शॉर्ट टर्म कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, दैट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट।
जिसमें हम लोग देखने वाले हैं फिक्स्ड कॉस्ट, फिर देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट, फिर देखेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड फिर हम देखेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अलग अलग तरह की कॉस्ट कंसीडर करनी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की। बहुत सिंपल है, नाम से ही पता चलता है फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ये ऐसी कॉस्ट है जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली। द कॉस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट कितना भी चेंज हो, आउटपुट कितना भी चेंज हो, कॉस्ट क्या रहेगी तो सेम की सेम। कॉस्ट में सच बिल्कुल भी चेंज आने वाला नहीं है। आज एक चीज सोच के देखो, से फॉर एग्जांपल रेंट की बात करते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, मैं वहां पे प्रोडक्शन कर रहा हूं, प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा तो क्या रेंट बढ़ जाएगा? नहीं। प्रोडक्शन कम करूंगा तो ओनर ऐसा बोलेगा सर कम पे करो रेंट? नहीं। बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं कर रहा, जीरो, बट फिर भी मुझे रेंट तो पे करना ही पड़ेगा कंपल्सरी। मेरे पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सो याद रखना है, फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट कितना भी चेंज हो, फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही रहने वाली है। एक और एग्जांपल, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ। मैंने मेरे वहां पे परमानेंट स्टाफ रखा हुआ है, मैं उनको सैलरी पे कर रहा हूं, तो क्या यहाँ पे सच कुछ चेंजेस आने वाले हैं? नहीं। प्रोडक्शन बढ़ेगा, कम होगा, जीरो होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उनको सैलरी तो पूरी ही पे करनी होगी। ये क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है। आउटपुट कितना भी हो, उससे फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर प्रोडक्शन जीरो भी है तो भी मुझे वो कॉस्ट तो इनकर करनी ही पड़ेगी कंपल्सरी बेसिस पे। सो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट बोलेंगे। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमें एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे अभी अभी मैंने बताया था, परमानेंट स्टाफ सैलरी, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स, लाइसेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस, ये सब फिक्स्ड कॉस्ट है। प्रोडक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, कॉस्ट तो इनकर होगी ही होगी। हम लोग यहाँ पे उसका शेड्यूल भी देख सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट का। हम लोग देख सकते हैं कि प्रोडक्शन हमारा जीरो था, फिर 10, 20, 30, 40, 50, कितना भी प्रोडक्शन कितना भी चेंज हो, कॉस्ट क्या है? सेम 100। कॉस्ट में बिल्कुल चेंज नहीं आया। जब प्रोडक्शन जीरो था तब भी कॉस्ट 100 थी, और जब प्रोडक्शन 50 यूनिट्स हुआ तब भी कॉस्ट क्या है? 100 ही है। सो शेड्यूल, हमेशा शेड्यूल में हम लोग देख सकते हैं कॉस्ट क्या है? कांस्टेंट। और वही चीज हम लोग डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि डायग्राम में हम लोग अगर देखेंगे एक्स एक्सिस, मार्किंग सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना। इकोनॉमिक्स में जो सबसे ज्यादा मार्क्स डिडक्ट होते हैं ना, वो इस यहाँ पे मार्किंग की वजह से होते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या प्लेस करेंगे? आउटपुट, यानी हमारा जो प्रोडक्शन था वो। वाई एक्सिस पे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। मेरा आउटपुट कितना भी चेंज हो, 10, 20, 30, 40, 50, बट माई कॉस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट इज 100 रुपीज। कॉस्ट में सच कोई फर्क नहीं आएगा। अगर प्रोडक्शन जीरो है तो भी मेरी कॉस्ट 100 ही रहने वाली है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन है, फिक्स, एकदम कांस्टेंट। सो सबसे पहले आई होप सभी को क्लियर होना चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। द कॉस्ट विच रिमेन्स कांस्टेंट, डज नॉट चेंजेस विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट के बाद दूसरी जो कॉस्ट है वो है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट चेंज होगा कॉस्ट भी क्या होते जाएगी? चेंज होते जाएगी। से फॉर एग्जांपल, अगर प्रोडक्शन जीरो तो कॉस्ट भी जीरो, प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन अगर कम करूंगा ना तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। सर ये कैसे पॉसिबल है? सिंपल एग्जांपल, रॉ मटेरियल। अगर प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं तो रॉ मटेरियल भी ज्यादा चाहिए, कॉस्ट बढ़ जाती है। प्रोडक्शन कम कर रहा हूं तो रॉ मटेरियल भी कम चाहिए, कॉस्ट कम हो जाएगी। प्रोडक्शन जीरो, कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करना, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सो वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट में चेंजेस आएंगे वैसे वैसे कॉस्ट में भी चेंजेस आने लगेंगे। सो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं रॉ मटेरियल का। यहाँ पे हमें और भी एग्जाम्पल दिए हैं, एनर्जी कंजम्पशन, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर, लेबर वेजेस, ये सब क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। हम लोग शेड्यूल में भी देख सकते हैं, जैसे हमारा प्रोडक्शन, जब हमारा प्रोडक्शन जीरो था तो हमारी कॉस्ट भी जीरो थी, खर्चा ही नहीं है कुछ भी। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है, हम लोग देख सकते हैं हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। 80, 150, 210, 290, सब कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सो वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर प्रोडक्शन में चेंजेस आएंगे तो कॉस्ट में भी कंपल्सरी बेसिस पे चेंज आने ही वाला है। इस चीज को हम लोग डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। अगेन याद रखना है, एक्स एक्सिस पे क्या प्लेस करेंगे हम लोग? यूनिट्स प्लेस करने वाले हैं, दैट इज आउटपुट।
वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे हम लोग, वेरिएबल कॉस्ट, हमारी कॉस्ट। जैसे जैसे प्रोडक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, आप देख सकते हैं प्रोडक्शन चेंज हो रहा है 10 से 20, 20 से 30, 40, 50, 60, तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ते जा रही है। कॉस्ट हम लोग देख सकते हैं ए बी सी डी, कॉस्ट हमेशा कंटिन्यूस बेसिस पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर मेरा प्रोडक्शन जीरो है तो मेरी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो हम लोग याद रखेंगे द वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। अब तक हमने दो अलग अलग तरह की कॉस्ट कंसीडर की है, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब थर्ड हम जो कॉस्ट कंसीडर करने वाले हैं वो है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट नाम से ही पता चलता है कि यहां पे हम लोग फिक्स्ड एंड वेरिएबल को ऐड करने वाले हैं। एडिशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट, जितना भी खर्चा हुआ सब ऐड कर देने का, चाहे वो रेंट हो, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ हो, इंश्योरेंस प्रीमियम हो, रॉ मटेरियल हो, वेजेस हो, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो। सो हम सभी चीजों को ऐड करेंगे और हमारा आंसर क्या आएगा, टोटल कॉस्ट। सो हमें देखना है फॉर्मूला क्या है टोटल कॉस्ट का, दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ही हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये तो हमें अच्छे से पता है, उसका डायग्राम भी पता है। अब उसी चीज को हम लोग यहां पे भी देखेंगे। हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले शेड्यूल है, शेड्यूल की बात करते हैं। यहां पे हम लोग देख सकते हैं हमें प्रोडक्शन यूनिट दिए हैं, दैट इज 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब प्रोडक्शन जीरो होता है तो हम सभी को पता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो जीरो हो ही नहीं सकती है। मुझे रेंट है, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ है, वो सब चीजें तो क्या करनी पड़ेगी, पे करनी ही पड़ेगी। दूसरी चीज वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन जीरो तो कॉस्ट भी जीरो, प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा तो कॉस्ट भी बढ़ते जाएगी। सो हम लोग पहले ही दे चुके हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बट व्हाट इज टोटल कॉस्ट, दैट इज एडिशन समेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों ही चीजों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा टोटल कॉस्ट। 100 प्लस 0 ये 100, 100 प्लस 80 180, 100 प्लस 150 दैट इज 250। सो हमने सभी कॉस्ट को क्या किया है, ऐड किया है। उस चीज को हम लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देखते हैं, स्ट्रेट लाइन, दैट इज यहां पे जो 100 पे है वो, उसकी बात करते हैं। ये क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। दूसरी जब मैं बात करता हूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कॉस्ट भी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट विच स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है ना, वो याद रखना है फ्रेंड्स। टोटल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट क्या होगा, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट होने वाला है। क्यों, क्योंकि आज एक चीज सोच के देखो, टोटल कॉस्ट कैसे हम लोग डिराइव करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। क्या फिक्स्ड कॉस्ट जीरो हो सकती है, नहीं। और अगर फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती है तो ऑब्वियस बात है टोटल कॉस्ट भी जीरो नहीं हो सकती। टोटल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट। कभी भी हमारी टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट से नीचे जाने वाली नहीं है। सो यहां तक हमें पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तीन कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, दैट इज एडिशन ऑफ बोथ द कॉस्ट्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब तीन अलग अलग तरह की कॉस्ट देखने वाले हम लोग। पहले हमने देखा था फिक्स्ड, तो अब हम देखेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। फिर हमने देखा वेरिएबल कॉस्ट, अब हम देखेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। फिर हमने देखा टोटल कॉस्ट, तो हम बाद में देखेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट। मतलब पहले हमने जो भी तीन कॉस्ट कंसीडर की थी, ये उन तीनों कॉस्ट की एवरेजेस है, एवरेज फिक्स्ड, एवरेज वेरिएबल एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की। व्हाट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। पर यूनिट ऑफ आउटपुट के एक यूनिट के पीछे अंदाजा मेरा फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। अगर मैं से फॉर एग्जांपल कोई यूनिट प्रोड्यूस करता हूं तो उस यूनिट पे अप्रोक्सीमेटली मेरी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, एवरेजली एक यूनिट पे अंदाजा 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, कितनी कॉस्ट इनकर होती है एवरेजली। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। और जब भी हमें किसी चीज की एवरेज निकालनी है ना, याद रखना हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय यूनिट्स, प्रोडक्शन के जो यूनिट्स हैं वो। So our formula for average fixed cost will be fixed cost divided by total production units. Fixed cost के साथ हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन यूनिट्स को डिवाइड कर देंगे। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर मेरा रेंट 10,000 है किसी प्रॉपर्टी का, 10,000 डिवाइडेड बाय हमारे यूनिट्स 100 थे,
10,000 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 100 है, मतलब एवरेजली एक यूनिट के पीछे मेरा कितना एक्सपेंस इनकर होता है, 100 रुपीज़ का एक्सपेंस इनकर होता है। अगर से फॉर एग्जांपल अब मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, अब 10,000 रेंट है और जो प्रोडक्शन यूनिट्स है वो 200 हो चुके हैं, फॉर्मूला के हिसाब से 10,000 डिवाइडेड बाय 200, माय आंसर विल बी 50, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 50, यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट अब धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। सो याद रखना, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। इसीलिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो शेप है वो हम लोग देख सकते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसे बहुत सारी रेफरेंस बुक्स में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोला गया है। डाउनवर्ड स्लोपिंग और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दोनों में से कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला के थ्रू शेड्यूल में। सबसे पहले हमें यूनिट्स दिया है, फिर फिक्स्ड कॉस्ट दी है और फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दी है। यूनिट्स 10, 20, 30, 40, 50, वेरी सिंपल। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी देके रखी है हमें। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। सो 100 डिवाइडेड बाय 10 इज 10, 100 डिवाइडेड बाय 20 इज 5, 100 डिवाइडेड बाय 30 इज 3.3, सो 100 डिवाइडेड बाय 40 इज 2.5। यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। और उसका जो शेप है वो हमें याद रखना है, जो शेप आएगा वो कैसा आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी। बट एक चीज याद रखना है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो, कभी भी वो कॉस्ट जीरो हो सकती नहीं है। वाई? बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो। जब फिक्स्ड कॉस्ट ही जीरो नहीं हो सकती है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी हमारी जीरो नहीं हो सकती है। द कर्व विल नेवर टच एक्स एक्सिस। कभी भी हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व है ना, वो एक्स एक्सिस को टच करने वाला नहीं है। उस चीज का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आवर प्रोडक्शन यूनिट्स। सो इट इज बेसिकली टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। एक यूनिट के पीछे अंदाजा मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी इनकर होती है, ये क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हमारा फॉर्मूला है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स, जो क्वांटिटी है वो। जब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो अगेन फॉर्मूला के थ्रू हम लोग शेड्यूल में आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिट्स दिए हैं 10 से लेकर 70 तक, वेरिएबल कॉस्ट भी दिए हैं हमें 80 से लेकर 620। एवरेज वेरिएबल के लिए फॉर्मूला क्या था, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। सो 80 डिवाइडेड बाय 10 इज 8, 150 डिवाइडेड बाय 20 इज 7.5, 210 डिवाइडेड बाय 30 इज 7। मतलब हम लोग बहुत ही आसानी से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सभी को क्लियर होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम उस चीज को डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं, हम लोग देख सकते हैं इसका जो शेप है, पर्टिकुलरली बहुत सारी रेफरेंस बुक में इस शेप को यू शेप्ड बोला गया है। क्या बोला गया है, यू शेप्ड। स्टार्टिंग में हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारी कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। फिर कॉस्ट क्या हो चुकी है, मिनिमम हो चुकी है। और फिर कॉस्ट क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। नॉर्मली जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी मशीनरी और सबको जितना ज़्यादा ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करेंगे ना, उतना हमारा प्रोडक्शन क्या होने लगेगा, अच्छा होने लगेगा। ऑब्वियस बात है, रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करूंगा तो मेरी कॉस्ट स्टार्टिंग में इनिशियली कम होने लगती है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्टेज। एक पॉइंट आता है जहां पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है एंड माय कॉस्ट विल बिकम मिनिमम। एंड अब अगर मैं इससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन करने का सोचूंगा तो मेरी कॉस्ट क्या होने लगेगी, और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमारी कॉस्ट कम होती है, फिर हम मिनिमम पॉइंट पे आते हैं और फिर अगेन हमारी कॉस्ट क्या होने लगती है, बढ़ने लग जाती है। सो ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड द शेप विल बी यू शेप्ड। सो अब हमें देखना है एवरेज कॉस्ट। पहले हमने देखा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, नेक्स्ट हमने कंसिडर किया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और अब हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो है एवरेज कॉस्ट। हम लोगों को पता है टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते थे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। उसी तरीके से एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कर सकते हैं। यह हमारा ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है। एवरेज कॉस्ट बेसिकली क्या है, तो पर यूनिट कॉस्ट है कि एक यूनिट के पीछे एवरेजली हम जो भी कॉस्ट इनकर करते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। सो बेसिकली यहां पे हम लोग हमारा सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स।
टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स, तो हमें हमारी पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगी। ऑल्टरनेटिवली अगर हमें लिखना है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। टोटल कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। सो यहाँ पे हमने लिखा है फिक्स्ड प्लस वेरिएबल डिवाइडेड बाय अगेन यूनिट्स, और एल्स ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला आप सब लोग नोट डाउन कर सकते हो। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब हम एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं तो अगेन याद रखना है हमें, फाइंड आउट करेंगे पहले शेड्यूल में हम लोग कि एवरेज कॉस्ट कैसे फाइंड आउट की जाती है। सो प्रोडक्शन के यूनिट्स दिए हमें, टोटल कॉस्ट भी दिए हमें। एवरेज कॉस्ट का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। सो हम लोग देख सकते हैं 9 डिवाइडेड बाय 1 इज 9, 16 डिवाइडेड बाय 2 इज 8, 21 डिवाइडेड बाय 3 इज 7, नेक्स्ट 28 डिवाइडेड बाय 4 अगेन 7। सो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी एवरेज कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इजी फॉर्मूला है। जब हम उसके डायग्राम की बात करते हैं तो शेप हमें याद रखना है। अगेन जो शेप है एवरेज कॉस्ट का वो कौन सा शेप है? यू शेप्ड। इनिशियली हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे हम लोग रिसोर्सेस को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हैं हमारी कॉस्ट क्या होने लगती है? डिक्रीज होने लगती है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है। और अब अगर हम लोग रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न से डिक्रीजिंग रिटर्न के स्टेज पे जा रहे हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न, तो अब हमारी कॉस्ट क्या होने लगेगी? बढ़ने लग जाएगी। सो इनिशियली कॉस्ट डिक्रीजेस, then becomes minimum and then starts increasing. So the shape of average cost will be U-shaped. So हमें इतना याद रखना है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है एवरेज कॉस्ट का कि उसका शेप क्या होगा? U-shaped होगा। अब एवरेज कॉस्ट के बाद नेक्स्ट जो हमारी कॉस्ट है वो है मार्जिनल कॉस्ट। जब मैं मार्जिनल कॉस्ट की बात करता हूं तो हमें बहुत सिंपल चीज याद रखनी है, दैट इज एडिशनल कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, I am repeating, cost incurred by the producer in producing an additional commodity। एक एडिशनल कमोडिटी प्रोड्यूस करते वक्त प्रोड्यूसर जो भी कॉस्ट इनकर कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। दैट इज एडिशनल कॉस्ट। पहले से फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था तो मेरी कॉस्ट 100 थी। अब 11 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मेरी कॉस्ट जो हो चुकी है वो 120 हो चुकी है। एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से एडिशनल कॉस्ट कितनी इनकर हुई? 20 रुपीज। सो 20 क्या है मेरे लिए? मार्जिनल कॉस्ट है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। जब हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट का जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस 1। बट हम लोग और भी दो अलग अलग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमारा जो दूसरा और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है वो है चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। आई एम रिपीटिंग, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। हम लोग टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो डिवाइडेड बाय क्वांटिटी के डिफरेंस से भी हमारी मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और एल्स चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज टीवीसी ऑफ एन माइनस टीवीसी ऑफ एन माइनस 1। मतलब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट की मदद से भी क्या कर सकते हैं? मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग द फॉर्मूला, टीवीसी ऑफ एन माइनस टीवीसी ऑफ एन माइनस 1। सो 3 अलग अलग फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? बेसिकली इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें देखना है शेड्यूल में किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल कॉस्ट को। जब हम शेड्यूल की बात करते हैं अगेन हमें यूनिट्स दिए हुए हैं एंड टोटल कॉस्ट भी दी हुई है। अब मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है फ्रेंड्स हमें। मार्जिनल कॉस्ट मैंने बताया टीसी ऑफ एन माइनस टीसी ऑफ एन माइनस 1। से फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि हमें थर्ड यूनिट के लिए मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, थर्ड यूनिट के लिए। सो टीसी ऑफ एन, टोटल कॉस्ट ऑफ एन, हमारा एन क्या है? 3। तो थर्ड यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी है? 21 माइनस टीसी ऑफ एन माइनस 1। एन क्या है? 3। 3 माइनस 1 कितना होता है? 2। सो सेकेंड यूनिट की टोटल कॉस्ट देखनी है हमें, कितनी है? 16। सो 21 माइनस 16 इज इक्वल टू 5। सो हमें टोटल कॉस्ट से हमारी मार्जिनल कॉस्ट मिल सकती है। या फिर हम लोग डायरेक्टली डिफरेंस के थ्रू भी पता कर सकते हैं। 9 और 16 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 7, 16 21 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 5, 21 एंड 28 का डिफरेंस 7। सो हम लोग डायरेक्टली डिफरेंस के थ्रू, मैंने बोला आपको चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट में जो चेंज था वो 5 का था एंड क्वांटिटी में जो चेंज था वो 1। सो 5 अपॉन 1 आवर आंसर विल बी 5।
सो हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड मार्जिनल कॉस्ट का जो शेप है, यहां पे हम लोग उसका डायग्राम देख रहे हैं, शेप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट भी अगर हम लोग देखेंगे तो एक तरीके से यू शेप्ड है, या फिर इसका जो शेप है हम उसे बोल सकते हैं हॉकी स्टिक। इट इज लाइक ए हॉकी स्टिक का जो शेप होता है उस तरीके से इसका शेप दिया हुआ है। यहां पे भी सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। इनिशियली द मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेस, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट द मार्जिनल कॉस्ट बिकम्स मिनिमम एंड देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। यानी जब इंक्रीजिंग रिटर्न होता है तो उस टाइम पे कॉस्ट कम होने लगती है, फिर मिनिमम हो जाती है, और फिर जब हम नेगेटिव रिटर्न्स और उसकी बात करेंगे तो कॉस्ट धीरे धीरे क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। सो हमेशा मार्जिनल कॉस्ट में भी हम लोग याद रखेंगे, कॉस्ट इनिशियली डिक्रीजेस, बिकम्स मैक्सिमम एंड देन अगेन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। क्या रिलेशनशिप है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की? तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि दोनों ही चीज को हम जो कैलकुलेट करते हैं वो टोटल कॉस्ट की मदद से कैलकुलेट करते हैं। एवरेज कॉस्ट के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। मार्जिनल कॉस्ट के लिए फाइंड आउट करते हैं हम लोग तो टीसी ऑफ एन माइनस टीसी ऑफ एन माइनस 1। सो टोटल कॉस्ट तो कॉमन है दोनों में। प्लस यहां पे पहले शेड्यूल में देखते हैं फाइंड आउट करने के लिए किस तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। आउटपुट है, टोटल कॉस्ट है एंड एवरेज कॉस्ट। पहले एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं। एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए टीसी अपॉन क्यू दैट इज क्वांटिटी, 20 अपॉन 1 इज 20, 35 अपॉन 2 इज 17.5, 45 अपॉन 3 इज 15। यानी यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, हमने एवरेज कॉस्ट को फाइंड आउट किया है हमारे नॉर्मल फॉर्मूला से टीसी अपॉन क्यू। नेक्स्ट क्या है तो मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हम लोग पता लगा सकते हैं जो डिफरेंस आते हैं वो। सो हम लोग देख सकते हैं 20 एंड 17.5 यहां पे है, ये एवरेज कॉस्ट वाला हमारा कॉलम है। दूसरा कॉलम हमारा टोटल कॉस्ट का है। टोटल कॉस्ट का डिफरेंस 20 और 35 का डिफरेंस है 15, 35 और 45 का डिफरेंस 10, 45 एंड 60 15। सो डायरेक्टली अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो डिफरेंस के थ्रू भी मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकता हूं। सो उस चीज का हम लोगों को ध्यान रखना है। ये तो शेड्यूल की बात थी, लेकिन एग्जाम में नॉर्मली जब हमें क्वेश्चन पूछा जाता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, तो नॉर्मली याद रखना कि ये रिलेशनशिप को हम लोग 3 अलग अलग पॉइंट्स में डिस्क्राइब करेंगे। 3 डिफरेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, इनिशियली व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। इनिशियली जब मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, एक चीज याद रखेंगे हम लोग, यहां पे हमको दोनों चीज देखनी है, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। तो स्टार्टिंग स्टेज पे दोनों ही कॉस्ट कम हो रही है, एवरेज कॉस्ट एज वेल एज मार्जिनल कॉस्ट, बट मार्जिनल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग मोर रैपिडली। यानी हम लोग देख सकते हैं एवरेज कॉस्ट डिक्रीज तो हो रही है लेकिन मार्जिनल कॉस्ट और रैपिडली डिक्रीज हो रही है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से भी क्या है, नीचे। नेक्स्ट सेकेंड, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट विल इंक्रीज मोर रैपिडली। यानी जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होती है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे भी ज्यादा इंक्रीज होती है। सो ये सेकेंड पॉइंट है हमारा। एंड थर्ड एंड फाइनल पॉइंट, व्हेन द एवरेज कॉस्ट बिकम्स मिनिमम, when the average cost becomes minimum, marginal cost will intersect the average cost. So 3 different points. First point, when average cost decreases, marginal cost decreases more rapidly. When average cost increases, marginal cost increases more rapidly than the average cost. And last, when average cost becomes minimum, marginal cost will intersect the average cost, that is marginal cost and average cost will be equal. So 3 different points and our relationship will come to an end. And next topic, last topic for cost concept. हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, दैट इज कॉस्ट एंड रेवेन्यू। सो कॉस्ट के लिए ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को। अब तक हम लोग क्या देख रहे थे, शॉर्ट रन कॉस्ट देख रहे थे अलग अलग, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। हमने देखा था कि शॉर्ट पीरियड की जब भी हम लोग बात करते हैं, शॉर्ट पीरियड में 2 फैक्टर होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। अगर शॉर्ट रन में कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, क्वांटिटी बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए उसे किस में चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर में चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है। परमानेंट स्टाफ की सैलरी, रेंट, लैंड, बिल्डिंग, ये सब चीज़ों में चेंजेस पॉसिबल ही नहीं थे। कहाँ पे, शॉर्ट रन में। यहाँ पे हम लोग लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, और जब भी लॉन्ग रन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर है। But here the difference between fixed factor and variable factor disappears.
सो फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर दोनों एक ही है, कॉमन चीज़ है। मैं फिक्स्ड फैक्टर में भी चेंजेस कर सकता हूँ, वेरिएबल फैक्टर में भी चेंजेस कर सकता हूँ। मतलब अगर लॉन्ग रन में मुझे प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो मैं प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर। किसी नए एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है, कोई नए लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करना है मुझे, तो वो सब चीज़ें पॉसिबल है मेरे लिए। सो स्टूडेंट्स, वन थिंग मस्ट बी वेरी क्लियर दैट इन लॉन्ग रन द प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड with the help of both fixed factors as well as variable factor, whereas in case of short run the production can be increased only and only with the help of variable factors. The producer cannot change any fixed factor in short run. So हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, दैट इज कॉस्ट। नेक्स्ट हम जो पार्ट कंसिडर करने जाएंगे वो हमारा पार्ट होगा कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। सो अब हम लोग रेवेन्यू वाला पार्ट देखने वाले हैं। अब तक हमने कॉस्ट की बात की थी, मतलब प्रोड्यूसर जो एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा था, कॉस्ट इनकर कर रहा था। अब हम लोग रेवेन्यू कंसिडर कर रहे हैं, मतलब इनकम की बात है। और एक चीज का ध्यान रखना है हमें कि रेवेन्यू अलग चीज है एंड प्रॉफिट अलग चीज है। रेवेन्यू मतलब बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट सेल करके जो भी इनकम मिल रही है उसको हम लोग रेवेन्यू बोल रहे हैं। जबकि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। मेरी इनकम में से जितने भी एक्सपेंडिचर है सबको माइनस करने के बाद जो बच जाता है ना, वो प्रॉफिट होता है। बट हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, रेवेन्यू पढ़ रहे हैं। अब रेवेन्यू में भी तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट इज टोटल रेवेन्यू, सेकंड इज एवरेज रेवेन्यू एंड थर्ड वन इज द मार्जिनल रेवेन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल रेवेन्यू। By selling of produced units, money received by the firm is known as revenue, and total income received by the firm from sale is called total revenue. जितने भी कमोडिटी सेल करके, जितने भी यूनिट सेल करके मुझे जो भी इनकम मिली है, प्रोड्यूसर को जो भी इनकम मिली है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू। सो इनकम अर्न्ड बाय वे ऑफ ऑल द यूनिट्स इज नोन एज टोटल रेवेन्यू। जितने भी यूनिट सेल किए, जो भी इनकम मिली है, टोटल इनकम, वो मेरे लिए क्या है, टोटल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारा बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। हमको क्या करना है, सिर्फ हमारे प्राइस को और क्वांटिटी को, दोनों चीज को मल्टीप्लाई करना है। मैंने अगर कोई कमोडिटी से फॉर एग्जांपल 10 रुपीज की है, उसके 5 यूनिट्स परचेस किए, सो 10 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 5 यूनिट्स, सो बेसिकली 10 इंटू 5 इज 50. 50 is basically the total revenue for producer and total expenditure for the consumer. So याद रखना है, बहुत इजी फॉर्मूला है प्राइस इनटू क्वांटिटी का। नेक्स्ट सेकेंड कॉन्सेप्ट इज एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इज बेसिकली रेवेन्यू पर यूनिट। एक यूनिट के पीछे अंदाजा मैं कितना अर्न कर रहा हूं, कितनी इनकम मिल रही है ना, वो क्या है, एवरेज रेवेन्यू। एंड बेसिकली फ्रेंड्स याद रखना है, एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या होता है, हमेशा प्राइस ही होता है। एवरेजली एक कमोडिटी के पीछे मैंने जो अर्न किया वो मतलब मेरा प्राइस। एवरेज रेवेन्यू का हमारा फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, दैट इज यूनिट्स। हम देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट करते थे हम लोग, P इंटू क्यू डिवाइडेड बाय क्या है, Q। अगर मैं दोनों Q को कैंसिल करता हूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ प्राइस। सो एवरेज रेवेन्यू इज बेसिकली नथिंग बट द प्राइस। सो हमें याद रखना है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। बहुत सिंपल है, पर यूनिट हमने जो भी अर्न किया है वो। नेक्स्ट थर्ड वन इज मार्जिनल रेवेन्यू। जब हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू मींस एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू अर्नड बाय द प्रोड्यूसर बाय वे ऑफ एन एडिशनल कमोडिटी, सेल ऑफ कमोडिटी। एक एडिशनल कमोडिटी को सेल किया, उससे जो भी एडिशनल इनकम मुझे मिल रही है वो क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट थी, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एडिशनल रेवेन्यू है, कि एक एडिशनल यूनिट को सेल करने से जो भी इनकम मिलती है वो। मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला है रेवेन्यू ऑफ एन, दैट इज TR ऑफ एन माइनस TR ऑफ एन माइनस 1। कॉस्ट में हमने देखा था टोटल कॉस्ट ऑफ एन, यहां पे हम लोग देखेंगे टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस 1। ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला जैसे कि मार्जिनल कॉस्ट में अप्लाई किया था, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, यहां पे अप्लाई करेंगे चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है, आप सभी लोग नोट डाउन कर सकते हैं, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। एंड लास्ट दैट इज टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट मार्केट एंड इम्परफेक्ट मार्केट। सबसे पहले जब हम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करते हैं, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमें एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, दैट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी
will remain same. Price of the commodity will remain same because the sellers are selling homogeneous product. जो भी प्रोड्यूसर्स है ना वो लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. यानी आज एक चीज सोच के देखो, मार्केट में अगर 10, 15, 20, 25 जितने भी प्रोड्यूसर्स है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, सेम इन शेप, साइज, कलर, डिजाइन, एवरीथिंग. जब सब कुछ सेम है तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा. और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अगर आप सोच के देखो, मेरा और आपका जो प्रोडक्ट है वो एकदम सेम है, तो उसका प्राइस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. सो यहाँ पे हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की जब भी बात करेंगे, हमें याद रखना है जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है, मतलब प्राइस, वो तो क्या रहेगा, कांस्टेंट. मतलब प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आने वाले, इसी प्राइस पे कमोडिटी सेल होने वाली है. When in case of perfect competition, one thing should be remembered by all the students, that is average revenue is equal to marginal revenue. If average revenue is constant, then average revenue and marginal revenue both will be equal. हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, सेम. यहाँ पे लिखा है ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू प्राइस. सर आपने बोला ए आर इज इक्वल टू एम आर, तो ये तो मैंने बोला कि जब भी ए आर कॉन्स्टेंट है तो एम आर भी कॉन्स्टेंट ही होगा. इज इक्वल टू प्राइस, तो हमने पहले ही देखा था कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस होता है. सो ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू प्राइस, बिकॉज एवरेज रेवेन्यू इज अवर प्राइस, नथिंग एल्स. जब हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं, टोटल रेवेन्यू इज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट की सेल बढ़ते जाएगी, हमारा टोटल रेवेन्यू भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा. जितना ज़्यादा यूनिट सेल करूंगा उतनी इनकम मेरी क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी, इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. एंड टोटल रेवेन्यू हमेशा सेम ही रहने वाला है, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो या फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन हो. पहले हमने परफेक्ट कंपटीशन देखा है, अब हम लोग कंसीडर करेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन. इम्परफेक्ट कंपटीशन मीन्स मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, वेयर द प्रोड्यूसर मस्ट लोअर द प्राइस इन ऑर्डर टू सेल द कमोडिटी. मुझे अगर मेरी कमोडिटी सेल करनी है तो उसके लिए मुझे प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. सो ये मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली सभी में ऐसा होगा. एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं मोनोपोलिस्टिक के केस में सोप. मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है जो सोप सेल कर रही है, बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. मोनोपोली की बात करते हैं, अगर मैं सिंगल सेलर हूं, मुझे बहुत सारी कमोडिटी सेल करनी है, क्वांटिटी में सेल करनी है, तो अगेन मुझे प्राइस क्या करना होगा, कम करना होगा. यहां पे हम लोग देख सकते हैं हमारा एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या होता है, प्राइस. सो अगर किसी भी प्रोड्यूसर को अगर अपनी कमोडिटी सेल करनी है तो उसे प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. और इसीलिए एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग. और अगर एवरेज रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व उससे भी स्पीड से क्या होगा, कम होगा. सो व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज रिड्यूसिंग, दैट इज डिक्रीजिंग, मार्जिनल रेवेन्यू विल डिक्रीज मोर रैपिडली देन एवरेज रेवेन्यू. एंड टोटल रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं तो वो तो सेम ही रहने वाला है, सच उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है. टोटल रेवेन्यू हमेशा कैसे होता है, फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन. जितना ज़्यादा सेल करेंगे उतना ही हमारा रेवेन्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. सो बेसिकली फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था. हमारा फर्स्ट पार्ट हमने देखा था कॉस्ट, अलग अलग तरह की कॉस्ट कंसीडर की थी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म. सेकेंड पार्ट में हमने देखा रेवेन्यू, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, टी आर, ए आर एंड एम आर. TR, AR and MR under perfect competition, TR, AR and MR under imperfect competition. आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा. यहाँ तक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू में किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा. थैंक यू फ्रेंड्स.